हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक डिजीज की MS1 से। तो जो नेक डिजीज है सबसे पहले जानेंगे इसका नाम। तो भाई इसका नाम है बेल्स पैल्सी। तो बेल पैल्सी के नाम से ये डिजीज हमारी जानी जाती है। सेवंथ क्रेनियल नर्व डिजीज हम इसको बोलते हैं, क्योंकि सातवीं क्रेनियल नर्व होती है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से, उसमें बीमारी होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्रेनियल नर्व वो होती है जो हमारी सीधा ब्रेन से निकलती है। ठीक है, तो कुछ नर्व जो होती हैं वो निकलती हैं हमारी स्पाइन कोड से, कुछ होती हैं जो ब्रेन से सीधा निकलती है, तो उनको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि बेल पैल्सी इज also known as facial palsy and facial paralysis. It can occur at any age. The exact cause unknown, but it is believed to be result of swelling and inflammations of nerve that control the muscles on one side of face. It may be the reaction which occur after a viral infection. तो कहने का मतलब ये है, बेल पैल्सी जो होता है भाई, ये हमारा फेशियल पैल्सी और फेशियल पैरालाइज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये किसी भी एज में जो है हो सकता है, और इसके जो कारण होते हैं वो अननोन भी हो सकते हैं, बट इसमें जो रिजल्ट सामने आए हैं, जो बिलीव किया जाता है, वो हमारा स्वेलिंग होना, सूजन होना, या फिर इन्फ्लामेशन हो जाना किसी भी नर्व के अंदर। जो मसल्स होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, फेस के एक साइड की मांसपेशियां जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है नर्व के कारण। तो ये जो हमारा रिएक्शन होता है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी या रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इसके अंदर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर इन्होंने बताया है कि unrelated paralysis of the facial nerve causes weakness of muscles of the side of face, one side of face। तो ये जो वही प्रॉब्लम्स होती है, इसमें डेफिनेशन ये बताई है कि हमारा जो चेहरा होता है, जो फेस होता है, उसमें ये जो एक ही साइड की जो मांसपेशियां होती है जब वो कमजोर हो जाती हैं तो कारण बन जाती है हमारे फेस में पैरालाइज का, या फेशियल नर्व बेल्स पैल्सी जिसको बोलते हैं उसमें। तो ये जो पैरालाइज होता है ये एक तरफा होता है, अनलिटरल्स होता है, यानी कि एक तरफा हमारा पैरालाइज बोला जाता है। इसमें फेस की एक साइड की जो मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कोर्स क्या क्या है इसके। तो इसमें जो कारण है इस बीमारी के वो अननोन है, बट जो रिसर्चर हैं हमारे, उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो ट्रिगर कर सकती है, किनकी वजह से हो सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन हमारे हो सकते हैं, जैसे कि herpes सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, तो ये जो वायरस होता है इसकी वजह से हो सकती है। तो इसमें वायरस के नाम है हमारे HIV वायरस है, herpes जोस्टर वायरस है, या फिर हमारा एब्स्टेंस बार वायरस है। ठीक है, और ये हमारा सार्कोडोसिस है। तो कोज ऑर्गन इन्फ्लामेशन, तो ये सार्कोडोसिस, ये जो हमारा वायरस होता है ये किस चीज का कारण बनता है, किसी भी अंग के अंदर सूजन का कारण ये बनता है। और लाइम डिजीज है, ये भी हमारी क्या होती है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि हमारे जो इन्फेक्टेड करना, जो चीजों को इन्फेक्टेड करने या एरियाज को इन्फेक्टेड करने का कारण बनती है। ठीक है, टिक्स, वो इन्फेक्टेड टिक्स होती है प्रॉपर किसी एक जगह पर हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लाइम डिजीज हमारी बोली जाती है। तो ये रहते हैं हमारे कारण। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इन्होंने क्या दिया है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसमें आ जाता है, जो हम देखेंगे कि ड्रॉपलिंग आईज। ठीक है, तो आंखों का ड्रॉप करना, यानी कि आंखों का झुकना है, ये चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, टीयरिंग से डिक्रीज हो जाएगी इसमें। तो आंखों से, आंखों का जो काम करना है वो भी, और जो ब्लिंक रिफ्लेक्शन होता है पलके झुकाने वाला, वो भी रिफ्लेक्शन इसके अंदर कम हो जाएगा। डार्लिंग होना, यानी कि लार वगैरह गिरती हैं वो स्टार्ट, वो देखनी है। और जो हमारी फेस की जो मसल्स होती हैं उनकी कमजोरी देखनी है। और आईज के अंदर पेनफुल सेंसेशन देखना है कि आंखों के अंदर दर्दनाक जो सेंसेशन है वो कितना हो रहा है। फोटोफोबिया देखना, फोटोफोबिया का मतलब प्रकाश से, यानी कि जो रोशनी से डर लगता है, उस तरीके की चीजें आपने देखनी है। डिस्ट्रॉयड बॉडी इमेज आपने देखनी है। ठीक है, जो खराब, जो बॉडी इमेज के अंदर जो गड़बड़ी होती है उसके अंदर भी आप ध्यान देंगे। तो मैनिफेस्टेशन के अंदर इन चीजों को इंक्लूड करेंगे। फिर आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या देंगे, मैनेजमेंट में एनालिसिस होंगे। सबसे पहले जो पेन किलर्स हमारे होते हैं, जेंटल मसाज जो है, जो हल्की फुल्की जो मालिश होती है वो आ जाएगी। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हमारे होते हैं, एक प्रकार के ड्रग्स होते हैं जो इसमें इसको मैनेज, सिचुएशन को मैनेज करने के लिए दिए जाते हैं। मॉइस्चर हीट एप्लीकेशन। ठीक है, तो मॉइस्चर गर्म, और जो हमारी मॉइस्चराइजिंग के लिए जो एप्लीकेट की जाती है, जो थेरेपी दी जाती है हीट की या कोल्ड की, तो इसमें हीट एप्लीकेट की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारे नर्सिंग डायग्नोस के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो अब इसमें आ जाती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारी क्या क्या चीजें आपने देखना है। जो नर्स होती है वो क्या क्या मैनेजमेंट करेगी, किन किन चीजों पे ध्यान देगी। तो सबसे पहले वो एसेस करेगी पेन की लोकेशन, इंटेंसिटी कितनी है, रेडिएशन और ड्यूरेशन की भी जो दर्द है वो कहाँ पर है, कितना है, कौन सी जगह पर है और कितनी देर से हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें नर्स को देखनी है। फिर नर्स जो है वो आइडेंटिफाई करेगी फैक्टर इंक्रीज पेन एंड कंट्रोल देम। तो सबसे पहले ये देखेगी कि भाई किस वजह से हमारा जो पेन है वो बढ़ रहा है, और फिर उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। दूसरा, वो एडमिनिस्ट्रेट कराएगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड से और नॉन ओपियोइड जो हमारे ड्रग्स होते हैं, एनालाइजिस जो होते हैं, जो कि हमारे पेन को भी रिलीव करते हैं और हमारी इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को भी रोकने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेट कराएगी पेशेंट को। फिर वो इंस्ट्रक्शंस भी देगी हमारे पेशेंट को कि वो अप्लाई करे मॉइस्चर हीट, जो है वो अप्लाई करे फेस के ऊपर, जो कि सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उनसे रिलीफ होने के लिए। ठीक है, फेस पे जो सिम्टम होते हैं तो उसमें सिकाई के लिए उसको बोल सकती है। फिर जो नर्स होती है वो परफॉर्म करेगी टीच फेशियल मसाज ऑफ द एलिवेटेड फीलिंग ऑफ द स्टिफनेस। तो बताएगी
जो नर्स होती है उसने बताना है, उसने सिखाना है कि भाई किस तरीके से आप फेस की मसाज कर सकते हो। और अगर आपको फेस पर गर्दन पर ज्यादा स्टिफनेस या अकड़न महसूस हो रही है तो आपके फेस की मसाज किस तरीके से कर सकते हो, तो ये भी नर्स जो है वो पेशेंट को सिखाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है टीच द पेशेंट फेशियल exercise and methods to get the appropriate of pronunciation volume, take the deep breathing before speaking and the increased volume of sound and the number of words with each breath। तो इन्होंने बताया है कि पेशेंट को क्या सिखाना है, पेशेंट को सिखाना है, नर्स के द्वारा सिखाया जाएगा कि फेस की एक्सरसाइज कैसे करनी है और वो मेथड्स बताने हैं अप्रोप्रिएट कि वो प्रोनाउंसिएशन करे, कि उसको बताना है कि वो क्या शब्द ऐसे बोले कि उसकी फेस की एक्सरसाइज हो जाए, वॉल्यूम बढ़े और गहरी, और ये सब करने से पहले उसने गहरी सांस लेनी है, फिर बोलना है और अपनी जो वॉल्यूम्स है उसको इंक्रीज करते जाना है, साउंड वॉल्यूम को भी और जो बोलने का जो तरीका है। और उससे पहले जो ब्रीदिंग है, किसी भी शब्द को प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, उसमें ब्रीदिंग कैसे ली जाती है, कौन सी एक्सरसाइज उसमें शामिल है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पेशेंट को बताई जाती है नर्स के द्वारा। नेक्स्ट इन्होंने बताया है एक्सरसाइज फेशियल मसल्स हमारी जो होती हैं, यानी कि आपने स्माइलिंग करनी है जो कि हमारी एक तरीके की फेस की मसल्स की एक्सरसाइज होती है इससे। तो आपने जो है स्माइलिंग तो करनी है, हंसते रहना है, ग्रिम्पिंग करनी है यानी कि मुंह बनाना होता है ना, इधर उधर जो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाते हैं तो वो भी हमारी एक तरीके की एक्सरसाइज होती है। और हमारे जो है पुंकरिंग से की जो चीजें होती है जैसे कि मुंह चढ़ाना या टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाना, तो इस तरीके के, या फिर स्माइल करना, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये सारी की सारी हमारी फेशियल एक्सरसाइज के अंदर हो जाती हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारा रीड अराउंड इन फ्रंट ऑफ मिरर और इन टू ए टैप रिकॉर्डिंग एंड द मॉनिटर प्रोग्रेस। तो सारी की सारी जो प्रोग्रेस है वो रिकॉर्ड करनी है, मिरर के आगे बैठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हो और सारी की सारी चीजें जो है मिरर के सामने बैठ के की जाएंगी और रिकॉर्ड की जाएंगी। तो रिकॉर्ड करने का क्या महत्व होता है वो देखेंगे हम आगे। इंक्रीज द फैमिली कम्युनिकेट विद द पेशेंट, पेशेंट को परिवार के साथ कम्युनिकेट बढ़ाने के लिए इंक्रीज करना, परिवार वालों को भी बोलना है कि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बातें करे ताकि वो बोलने में सक्षम हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है भाई, इसमें पेशेंट को कम्युनिकेट, फैमिली से कम्युनिकेट करने के लिए एनकरेज किया ही जाता है। तो उसमें पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फीडबैक अबाउट द एनी प्रोग्रेस मेड द वर्बल कम्युनिकेशंस बिकॉज पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल एंड द फैसिलिटीज ऑफ द पेशेंट ऑन गोइंग इफेक्ट टू कम्युनिकेट वर्बली। तो ये बिल्कुल सही बात है। आपने क्या प्रोवाइड करना, अपने पेशेंट को ना फीडबैक प्रोवाइड करना है, जितनी भी उसने प्रोग्रेस की है ना उसके बारे में आप उसे जरूर बताओगे, उसके वीडियो बना के रखोगे या उसके पॉइंट लिख के रखोगे कि आप पहले इतना नहीं कर पाते थे, आप ये अब इतना कर पा रहे हो, तो आप इंप्रूवमेंट करते जा रहे हो। ठीक है, जो उसका वर्बल कम्युनिकेशन है, अगर उसकी जो वॉइस रिकॉर्ड करके रखोगे तो आप उसे जो पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो किस चीज को, वो पेशेंट के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अपर कर देगा। ठीक है, तो वो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और जो वर्बली जो कम्युनिकेट कर रहा है वो, तो उसमें वो एफर्ट, जो भी उसने एफर्ट लगाए हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आगे भी वो ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये चीज आपने जरूर करनी है। जो भी पेशेंट है उसको क्या करना है, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए फीडबैक जरूर देना है, पॉजिटिव फीडबैक जरूर देना ताकि उसकी प्रोग्रेस का पता चलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या करना है, आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं, टीच भी करना है, इंपोर्टेंट फॉलोअप के बारे में बताना है, केयर बाय द रिहैबिलिटेशन टीम। तो जो टीम ट्रीटमेंट कर रही है रिहैबिलिटेशन के लिए यानी कि पुनर्वस्था स्थापित करने के लिए जो भी टीम हमारी काम कर रही है तो उसकी इंपोर्टेंस को बताना, जैसे कि हमारे फिजियो की जाती है, ऑक्यूपेशनल से जो चीजें होती हैं, स्पीच थेरेपी है या बाकी के थेरेपिस्ट है, तो टीम का जो रिहैबिलिटेशन टीम है उसकी सारी की सारी चीजों को फॉलो करना है, कितना इंपॉर्टेंट होता है सारी की सारी चीजों को सीखना। नेक्स्ट बताया गया है वी शुड इंक्रीज द एनर्जी सेविंग टेक्निक सच एज सिटिंग टू परफॉर्म एक्टिविटीज लिमिट अप एंड डाउन स्टेयर। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंकरेज करना चाहिए पेशेंट को कि वो अपनी एनर्जी को सेव करके रखे, ऐसी टेक्निक बताएं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वो वेस्ट ना करे, और उसका जो परफॉर्मेंस है, जो एक्टिविटी है वो भी लिमिट की ही करे, जैसे कि स्टेयर में भी आ जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है तो वो लिमिट की ही चढ़े। तो एनर्जी बचाने की टेक्निक उसे बताओ कि जो काम वो खड़ा होकर कर रहा है उसे बैठ के भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है इनकरेज टू इंस्ट्रक्टेड टू टेक बैलेंस डाइट रेस्ट एक्सरसाइज एंड रिलैक्शन आल्सो डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल। सो आपने पेशेंट को इंक्रीज करना है और आपने निर्देश भी देने हैं कि भी आपने बहुत अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है, आपने आराम करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने रिलैक्स होकर के रहना है और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को क्या करोगे, डेवलप करना है आपने। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है प्रोवाइड करनी है आपने नॉलेज, बीमारी के बारे में सारा का सारा ज्ञान देना है। तो डिजीज कंडीशन के बारे में पेशेंट को, उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को बताओगे, क्योंकि क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि परिवार के सदस्यों को अगर उस चीज को लेकर के उसके जो एंजाइटी वगैरह है उसको कम किया जा सकता है। परिवार के अंदर बेचैनी है, वो जानना चाहते हैं भी ठीक होगा नहीं होगा, कितने दिन में होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, तो सारी की सारी जो नॉलेज है कंडीशन को लेकर के, बीमारी की कंडीशन को लेकर के वो नॉलेज जरूर प्रोवाइड करोगे। पेशेंट के फैमिली वाले हैं या फिर पेशेंट है उनको सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी, सारी की सारी एबिलिटीज के बारे में बताया जाएगा।
नेक्स्ट हमारे इसमें कंसल्ट द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन टीम, इनहेंस लेवल ऑफ ओवरऑल फंक्शन एंड द पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। तो वही इसमें सारे के सारे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ना, तो उनके साथ कंसल्ट आपने जरूर करना है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन के लिए अपने पुनर्वास स्थापित करने के लिए अगर आप किसी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से अगर कंसल्ट करते हैं ना, तो आपका जो ओवरऑल लेवल है वो इनहेंस होगा, वो बढ़ेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, आप अच्छे से कर पाएंगे, आप अच्छे से चीजें। तो फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करना है और एक्टिविटीज जो जो फंक्शन होता है उसमें अच्छी तरीके से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपने पेशेंट को समझाना है, पेशेंट को बताना है, निर्देश देना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं और उन्हें सारी की सारी चीजें जो है प्रोवाइड भी करनी है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नर्सिंग डायग्नोस। तो भाई नर्सिंग डायग्नोस में आप क्या क्या देखोगे, क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, हमारी बीमारी का जो भी प्रोसेस है उसके अंदर आपने जो बहुत पुराना जो दर्द चला रहा है उसके बारे में भी आप देखेंगे। और जो बॉडी की जो इमेज है, जैसे कि हमारी पैरालाइसिस या फेशियल नर्व से रिलेटेड कोई भी बॉडी इमेज है तो उसको क्या करोगे जो डिस्टर्ब हो गई है, मतलब कि जो पैरालाइज है, नर्व फेशियल की जो हमारी इमेज है वो जो डिस्टर्ब हुई है जो चीजें, उन पर ध्यान दोगे और देखेंगे कि ये किस हद तक चीजें डिस्टर्ब हुई है, कितने परसेंट चीजें जो है डिस्टर्ब हुई है। तो डायग्नोज की चीजें हैं। लो सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, और बीमारी के प्रोसेस को लेकर अगर किसी पेशेंट का जो सेल्फ स्टीम यानी कि उसका आत्मविश्वास कम हो गया है, उसमें हिम्मत नहीं रही है, उन चीजों को समझ नहीं पा रहा, कंफ्यूज है, तो इन चीजों को का भी डायग्नोज करना है, क्योंकि आपको इमोशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को, साइकोलॉजिकल समझा के चलना है। तो पेशेंट की एंजाइटी को कम करने के लिए और जो फैमिली होती है, रिलेटिव होते हैं, उनकी एंजाइटी को कम करने के लिए। तो ये थी हमारी डिजीज। तो आपने बहुत सारे देखा होगा, किसी के चेहरे पे पैरालाइज हो जाता है तो उसी को बेल्स पैल्सी बोला जाता है। तो मिलते हैं किसी नई बीमारी के साथ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।